नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम शास्त्र प्रकरण नंबर 5 प्राकृतिक आपदाएं की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, आपदाएं का क्या अर्थ होता है? विपत्ति, समस्या, ठीक है ना। तो प्राकृतिक अर्थात कि जो मानव सर्जित ना हो ऐसी आपत्ति या विपदाएं। 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र में सुनामी घटना के चित्रों को देखा। उसने विद्यालय जाकर अपने वर्ग शिक्षक को पूछा, सर, समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है, यह सुनामी क्या है? यह किस तरह उत्पन्न होती होगी? सर ने कहा, प्राकृतिक आपत्ति के 2 प्रकार हैं। पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है, जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती हैं। तो बच्चों, इसमें क्या है? कृष्णा नाम की बच्ची जो है उसने पेपर पढ़ा होगा, कौन सा? 12 मार्च 2011 का, जिसे उसमें सुनामी की घटनाओं को देखा। और वह घटनाओं को देखकर वह कहाँ गई? विद्यालय जाकर उसने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, ये जो है सुनामी ये क्या है, यह किस तरह उत्पन्न होती है? तो सर ने उसे बताया कि प्राकृतिक आपत्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण, मतलब कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो परिवर्तन होता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, ये सब आपदाएं होती हैं। जबकि बाहरी परिवर्तन तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं। तो बच्चों, आपके मन में प्रश्न होगा कि दावानल क्या है? तो दावानल बच्चों, गर्मी की ऋतु में जो अचानक जंगलों में आग लग जाती है उसे दावानल कहते हैं। अब उसमें से जो है, जैसा कि कृष्णा के सर ने बताया था कि आंतरिक परिवर्तन, तो उसमें पहला क्या है? भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग अचानक तेजी से कांप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भूसंचलन के कारण ही भूकंप आता है। तो बच्चों, भूकंप क्यों आता है? तो जो पृथ्वी के जो है वो आंतरिक भाग में, पृथ्वी के भूगर्भ में क्या होता है? तो तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग अचानक ही क्या होते हैं? कांप उठते हैं, और इस तरह हमें भूकंप का अनुभव होता है। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भूसंचलन के कारण ही भूकंप होता है। तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और भूकंप से आप चित्र में देख सकते हो, इस तरह का नुकसान होता है। बिल्डिंगें गिर जाती हैं, घर के घर गिर जाते हैं, जन धन हानि, तीनों की हानि होती है। भूकंप केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती हैं। उसमें से कई लहरें भू सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती हैं। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नजदीक के स्थान को या केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग में अनुभव किया जाता है। उस केंद्र में जितना दूर जाते हुए स्थानों पर पाए जाए, वैसे ही उसका प्रभाव कम होता है। मतलब जैसे जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रभाव कम होते जाता है। कहाँ पर? भूकंप निर्गमन केंद्र के से दूर। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेखक यंत्र द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान और तीव्रता, जिसे वेग कहते हैं, वो जान सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों साधन है, क्या है? आलेखक यंत्र। भूकंप होने के मुख्य 3 कारण है। एक ज्वालामुखी जन्य भूकंप, विभंग जन्य भूकंप, फिर भूसंतुलन जन्य भूकंप। ये इसके 3 कारण हो सकते हैं। अब उसके बाद हम जो है
ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी अर्थात भू सतह के कमजोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम है, जिसमें से होकर भूगर्भ का धधकता हुआ लावा रस, जिसे मैग्मा कहते हैं, विविध कद और आकार की चट्टान, पत्थर, राख, वाष्प और अन्य गैसें भू सतह पर आने लगती है। मतलब कि जैसे कि भूकंप होता है तो भूकंप में क्या होता है बच्चों? तो भूकंप पे जो है पृथ्वी की सतह हिलती है, लेकिन वही जब सतह हिलते हिलते फटकर बाहर निकलती है और पृथ्वी के अंदर रहा हुआ लावा, पत्थर, राख, वाष्प इत्यादि बाहर निकलते हैं तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हो। ज्वालामुखी विस्फोट होने के मुख्य 4 कारण हैं। पृथ्वी के गर्भ का तापमान, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, वायु और वाष्प का उद्भव, मैग्मा का भू सतह की तरफ वहन। तो बच्चों, ज्वालामुखी विस्फोट के 4 कारण हैं। कौन कौन से? पृथ्वी के गर्भ का तापमान, फिर दूसरा है प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, तीसरा है वायु और वाष्प का उद्भव और मैग्मा का भू सतह की तरफ वहन। मैग्मा के नीचे रही हुई गैसें मैग्मा के ऊपर उठती हैं। दूसरे, ऊपर की ओर कमजोर चट्टानों की दरार के द्वारा प्रवेश किया पानी वाष्प बन जाता है। इस दबी हुई वाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने से वह वेग से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इस प्रयत्न में वह अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है और भू सतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैसें दबाव मुक्त बनने से तेज विस्फोटक के साथ लावा, विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। बाद में सभी ज्वालामुखीय पदार्थ नीचे गिरते हैं और उनका शंकु आकार का ढेर बनता है। यदि वाष्प और गैसों का प्रमाण अधिक हो तो भू सतह के ऊपर कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है, परंतु वाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भू सतह की लंबी दरार में से विस्फोटक होता हो तो लावा धीरे धीरे शांत होकर बाहर निकलकर फैल जाता है। फिर ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। संसार बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए हैं। भारत में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वहाँ स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है। लावा फैल जाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और जावा और सुमात्रा की लावा में से बनी हुई जमीन खूब ही उपजाऊ होने से अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र की पोटाश युक्त मिट्टी में खेती करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र के गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। ये क्या है? ज्वालामुखी के फायदे हैं। ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि धातु में खनिज भू सतह से थोड़ी गहराई से ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा होने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें से हीरे बनते हैं। ज्वालामुखी में से निकलने वाली विखंडित चट्टानों पदार्थ के छोटे पत्थर को लापिली के रूप में पहचाना जाता है। इसे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसलिए वह खूब उपयोगी साबित होता है। तो ये क्या है बच्चों? ज्वालामुखी के फायदे। अब जो है सुनामी, तो सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है वह समुद्र में आती है। समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वे लहरें ऊंचाई और असाधारण लंबी होती हैं। ये बच्चों देख सकते हो सुनामी की लहरें। इसकी लंबाई लगभग 700 से 1600 किमी जितनी होती है। ये लहरें खूब तेज़ी से और लंबी दूरी तय करने वाली होती हैं
और इस प्रकार की लहरों से पानी तेजी से किनारे की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो आप 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला था। अब है चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें होती हैं। तूफान शांत हो जाने के बाद भी उसका आकार बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग लंबाई की लहरें बनती हैं। समुद्र में वे लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती हैं और उद्भव स्थान से दूर हजारों किमी तक फैल जाती हैं। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती हैं तब अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इन लहरों को प्रलयकारी लहरें भी कहा जाता है। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी चट्टानें या हिमशिला अचानक समुद्र में टूट पड़ती हैं। उससे भी प्रलयकारी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों, ये सुनामी जो है ये एक तरह का विनाश है। अब उसके बाद बाढ़, जो हम बाह्य परिवर्तन में पढ़ रहे थे। बाढ़ तो आप लोग जानते ही हो, ये है बाढ़ के क्षेत्र, ठीक है ना। नदी में एकाएक तेजी से आने वाले पानी के प्रवाह को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आने के मुख्य दो कारण हैं। वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आती है, और किसी भी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी किनारे और निचले तटीय भाग में बाढ़ आ जाती है। अब भारत में कहाँ कहाँ कब कब बाढ़ आई थी विनाशक, उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि नदी का नाम गंगा यमुना, उत्तर भारत में वर्ष 1978 में। मच्छू नदी जो मोरवी में है, मोरवी कहाँ है बच्चों, तो गुजरात में है, तो उसमें 1979 में। तापी नदी सूरत 2006 में, और कोसी नदी जो है वो बिहार में है, वो वहाँ जो है बाढ़ की समस्या कब देखने को मिली थी, तो 2008 में देखने को मिली थी। अब उसके बाद है अकाल। अकाल का मतलब होता है बच्चों सूखा। ये अकाल का आप दृश्य देख सकते हो, जिसमें ज़मीन जो है वो फट जाती है। बरसात ना होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। लगातार 2 वर्ष तक बरसात ना हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिक वृक्ष लगाएं और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना कम रहती है। अब जो है आंधी, तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात कहते हैं। भारत के समुद्री किनारे के क्षेत्रों में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वहाँ नदी के विस्तार में हवा का हलन चलन होता रहता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब वह हवा तूफानी हो जाती है, जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात आदि के नामों से पहचाने जाते हैं। ये बच्चों चक्रवात के नुकसान है और चक्रवात आंधी तूफान किस तरह आते हैं उसके दृश्य दिया गए हैं। उसके बाद है दावानल। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि जंगलों में अचानक लगने वाली आग। ये आग क्यों लगती है बच्चों, तो इसका कारण यह है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने से, और जब पेड़ हो या डाली हो या पत्तों के बीच घर्षण होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हम 2 पदार्थों का घर्षण करते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, उसमें एक तरह की ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इस तरह जो है जंगलों में भी आग लग जाती है अचानक, जिसे दावानल कहते हैं। जंगलों में वृक्षों के परस्पर घर्षण, आकाश से गिरती तड़ित या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है, जिसे दावानल कहते हैं, जिससे वनस्पति संपत्ति को अत्यधिक नुकसान होता है। अब भूस्खलन का दृश्य मतलब क्या है, तो एक तरह का भूमि कटाव है। भूस्खलन के 2 प्रकार होते हैं, अधिक बरसात के कारण अथवा भूकंप के कारण। कई बार पृथ्वी के ऊपर के भाग का नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसे भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है और स्वाध्याय जो है वो आपको घर से लिख कर लेकर आना है।